धारा 6 की जब बात करते हैं तो धारा 6 अति महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए और सूचना की दुनिया लगातार आप लोगों को नित नए प्रावधानों के साथ अवगत करा रहा है, आपको अपडेट करा रहा है। आज इसी धारा पर हम देवेश मणि त्रिपाठी से चर्चा करेंगे और जैसे मैंने कहा कि देवेश मणि त्रिपाठी जी आरटीआई की अच्छी जानकारी रखते हैं। तो देवेश जी, आज हम लोग धारा 6 पर चर्चा करें, उसके तमाम उपधाराओं या उसके निहितार्थों पर। नमस्कार सर, वास्तव में देखा जाए धारा 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आवेदकों के लिए और जन सूचना अधिकारियों के लिए। धारा 6 की बात करें, इसमें 3 उपधाराएं हैं, 6(1), 6(2) और 6(3), 6(1), 6(2) और 6(3). 6(1) धारा हमें अधिकार प्रदान करती है कि हम आवेदन प्रस्तुत करें। 6(1) की जब सर हम बात करते हैं, इसको 6(1)A और 6(1)B दो रूपों में इसको अधिनियम में वर्णित किया गया है। 6(1) ये कहता है कोई भी आवेदक जिसे सूचना अभिप्राप्त करनी है, सूचना उसे चाहिए सूचना, वह जन सूचना अधिकारी के समक्ष। 6(1) ने कहा गया संबंधित जन सूचना अधिकारी या लोक जन सूचना अधिकारी अथवा तो 2 में कहा गया, सामने हम लोगों ने सर अभी 5 पे वार्ता करी थी सहायक जन सूचना अधिकारी की बात, जो 5(3) में वार्ता हुई थी कि सहायक जन सूचना अधिकारी, तो लोक प्राधिकारी जो सहायक जन सूचना अधिकारी के नामित है उसके समक्ष। इसमें से हम किसी के समक्ष अपना लिखित आवेदन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपना आवेदन प्रस्तुत करें उस शुल्क के साथ जो निर्धारित है। शुल्क अभी हमारे लिए 10 रुपए निर्धारित है। 10 रुपए का शुल्क के साथ हम आवेदन प्रस्तुत करें। यह प्रत्येक नागरिकों को अधिकार देता है 6(1) कि प्रत्येक लोक सेवक जो देश के कार्य प्रणाली है उसकी सूचनाएं 6(1) के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। जब हम सर 6(1) के आगे बढ़े, 6(2) के हम 6(2) की बात करते हैं, तो 6(2) में एक चीज अभी हमने कई बार देखा, जन सूचना अधिकारी बहुत सी जानकारियां चाहता है कि आपने सूचना मांगी, सूचना क्यों मांगी, आपका इसके प्रति क्या आशय है। इस पे बाद में फिर डिबेट होगा कई चीजों में, लेकिन 6(2) ये प्रावधान करता है कोई भी जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी किसी भी आवेदक से केवल और केवल पत्राचार, जिससे उससे पत्राचार हो सके उतना ही उसके बारे में जान सकता है। उसके आशय क्या है सूचना का, उसका और क्या मत है, इसके बारे में वह कोई प्रश्न या ऐसे कोई चीज जानने का प्रयास नहीं कर सकता। 6(2) में एक चीज और कही गई है, जैसा कि हमारे अधिनियम भी कहा गया है, सद्भावनापूर्ण एक शब्द आई सर, इसमें स्पष्ट खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सद्भावनापूर्ण जवाब। सर, इसमें सद्भावनापूर्ण के समझ इस जो 6(2) में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी आवेदक, कोई भी आवेदक है जिसे सूचना चाहिए, वो किसी कार्यालय में या तो लिखित रूप में पत्र प्रेषित करता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करता, अन्यथा वह उस कार्यालय में उपस्थित होकर और लिपिबद्ध माध्यम से एक आवेदन के माध्यम से करना चाहता है, लेकिन वह कुछ लिखने में भी असमर्थ है। इसमें यह कहा गया संबंधित जन सूचना अधिकारी या संबंधित सहायक जन सूचना अधिकारी, चाहे राज्य स्तर के हों या केंद्रीय स्तर के हों, वह पूरा सहयोग करेंगे और सहयोग उनका सद्भावनापूर्ण होगा। अर्थात अगर वह लिखने में असमर्थ है तो वो अपने मौखिक रूप से अपनी बातों को रखेगा और वह लिपिबद्ध करेंगे। लिपिबद्ध करते हुए अगर उसके हस्ताक्षर की या वह अंगूठा जो भी चीजें लगाती है वह कराते हुए उसको एक पर्ची देंगे जो रिसिप्ट होगा और पूरा सहयोग करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मामले में भी आया, बहराइच का मामला था कि एक पोस्टल ऑर्डर गया सर, और सर आपके कोर्ट में आया था, पोस्टल ऑर्डर पूरा सही था, उन लोगों ने 29 दिनों पे लिखा आपका पोस्टल ऑर्डर त्रुटिपूर्ण है। यह दुर्भावना दिखाता है कि जन सूचना अधिकारी की यह दुर्भावना है सूचनाओं में बाधा उत्पन्न करने का। तो निश्चित ही सद्भावनापूर्ण जो शब्द आया और इसीलिए कहा गया पूरा सहयोग करते हुए, कि जिससे त्रुटि अगर है तो उस त्रुटि को इंगित करते हुए और उसका सहयोग करेंगे। जब हम फिर 6(3) की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट धारा है और इस पे हमने सर हम लोगों ने 5(4) की भी बात करी थी। एक अग्रेषण का विषय वस्तु है, एक अंतरण का विषय वस्तु है, ये दोनों हमें साथ में लेकर चलना होगा। सबसे पहले हम 6(3) की बात करें। धारा 6(3) हमें यह कहता है कि अगर कुछ सूचनाएं या कोई सूचना अगर उस प्राधिकरण से संबंधित नहीं है जो जहां आवेदन लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जन सूचना अधिकारी यथाशीघ्र, इसमें शब्द आया यथाशीघ्र, उसे संबंधित प्राधिकरण, एक शब्द इसमें और जोड़ा गया, उन सूचनाओं की जिससे निकटता है,
बहुत जगहों पे सर ये देखा गया है कि एक जन सूचना अधिकारी उस आवेदन को ऐसी जगह अंतरित कर देता है जहां भी वो सूचना धारित नहीं है। हमारे यहाँ भी कई जगह होता सर है, बाद में मुझे सुधार करना सर पड़ता है। तो ये कहा गया कि संबंधित जन सूचना अधिकारी वह आवेदन जिसका जो जो सूचनाएं चाही गई है वह जिस प्राधिकरण के बहुत नजदीक, जिससे बहुत ज्यादा नजदीक हो, उसे यथाशीघ्र कोशिश उसी दिन की हो, 5 दिनों के अंतरण में किया। एक शब्द जोड़ा गया है, 5 दिनों बाद अंतरण नहीं किया जा सकता। एक थोड़ा सा सर ये क्लियरिटी है कि अगर 5 दिनों बाद अंतरण नहीं किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वह प्राधिकरण अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा, और यहाँ वही 30 दिवस उसके ऊपर लागू होता। हम लोग इस पे पूर्व में भी चर्चा किए। तो अंतरण 5 दिनों के अंदर किसी भी स्थिति में कर देना ही चाहिए। उसे 5 दिनों तक पेंडिंग न रखें, अधिकतम उसी दिन दूसरे दिन तक वो अंतरित कर दें, अधिक से अधिक 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के बाद अंतरण। अधिमान्य शब्द का इस्तेमाल इसमें है। अंतिम शब्द भी डाला गया, इसमें कहा गया यथाशीघ्र। आपकी कोशिश ये हो, आपके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, आवेदन का विषय वस्तु देखें, और विषय वस्तु अगर लगता है कि यह संबंधित, मैं इस पे बाद में हम लोग बात करेंगे क्योंकि फिर इसे एक नियमावली बनाई गई, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 3 दिसंबर को बनाई गई। इसमें अंतरण के विषय वस्तु पर कुछ नियम बनाए गए, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि एक से अधिक अगर अंतरण है तो अंतरण नहीं किया जाए, लेकिन वो नियमावली की विषय वस्तु है और नियमावली जैसा सर आपने कहा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक्ट में जो अंतरण का विषय वस्तु है, एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि यथाशीघ्र आप अंतरण करेंगे और अधिकतम 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के बाद अंतरण नहीं किया जाएगा। तो जिससे स्पष्ट करता है कि 5 दिनों के अंदर आपको अंतरण की प्रक्रिया कर लेनी है। एक चीज और होती है कि किसी आवेदन में सूचनाएं कुछ हम उसी प्राधिकरण से है, कुछ सूचनाएं दूसरे प्राधिकरण से है। तो ये है कि जो उनके प्राधिकरण से संबंधित है, जिसकी हम लोग चर्चा अभी 7(3) में शुल्क पे करेंगे। अगर शुल्क चाहिए तो उसकी सूचनाओं से संबंधित शुल्क की गणना उन बिंदुओं की अपने यहाँ करेंगे, और जो अंतरण करेंगे सेक्शन 3 के अंतर्गत, यह भी स्पष्ट खोला गया है, अंतरण की सूचना आवेदक को भी देंगे। अगर आवेदक को ऐसी सूचना दी नहीं जाती है तो एक्ट ये कहता है कि वह अधिनियम की मतलब उसकी जानकारी न देना भी एक प्रकार से इसका आवेदन को अस्वीकार करना है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रत्येक जन सूचना अधिकारी और प्रत्येक आवेदक को यह जानना चाहिए कि अगर अंतरण की सूचना नहीं मिली तो प्रथम अपील, क्योंकि प्रथम अपील वहां की जाएगी सर, अंतरण और प्राधिकरण, ये थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 19(1) में एक कोरिलेशन दोनों में है, क्योंकि प्रथम अपील हम वही करेंगे कि जहां सूचना धारिक है उसके प्रथम अपील अधिकारी को। अगर अंतरण की सूचना मुझे नहीं दी गई, आवेदक को नहीं दी गई, तो आप किसको प्रथम अपील करेगा? ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन स्थिति है। इसीलिए प्रावधान किया गया है कि संपूर्ण सूचनाएं देते हुए आप लास्ट में है पूछा जा सकता है कि आप प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, पता और फोन नंबर दें, क्योंकि सामान्य रूप से वादी को ये नहीं पता रहता है। अगर आरटीआई या एक्टिविस्ट जो लोग कहते हैं अपने को, उनको छोड़ दें, तो सामान्य रूप से जो है वादी को प्रथम अपीली अधिकारी के बारे में संभवतः पता नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि प्रथम अपीली अधिकारी के बारे में आप बताएं। सर इस पर थोड़ा सा फोकस करें। 7(3) पे हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे। 7(3) का की जब बात करते हैं शुल्क की बात, और 7(1) में आवेदन की बात करें तो इसमें स्पष्ट खोला गया है, वह संबंधित शुल्क के बारे में, संबंधित प्रथम अपीली अधिकारी के बारे में, संबंधित तिथि जिसके अंदर उसे प्रथम अपील योजित करनी है, पूरी जानकारी देंगे। यह 7(3) में चलिए 7 पर हम लोग बाद में सेक्शन 3 पे जो हम बात कर रहे थे सर, कि ऐसी स्थिति में अगर अंतरण नहीं होता 5 दिनों में, यह पूरा दायित्व तो संबंधित जन सूचना अधिकारी का है जिसके स्तर से अंतरण नहीं किया गया। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? अगर अंतरण 5 दिनों में नहीं हुआ, तब अंतरण के क्रम में यह एक्ट कहता है और कई आदेश आए कि संबंधित जन सूचना अधिकारी जिसने अंतरण नहीं किया, यह उसका दायित्व है कि संबंधित सूचना उक्त प्राधिकरण से प्राप्त कर वह आवेदक को उपलब्ध कराए। अंतरण के क्रम में जन सूचना अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाएगी जहां अंतरण होना था, यह तब विषय वस्तु उस पर लागू होगी जिसने अंतरण नहीं किया। अच्छा, एक आपने अभी बीच में कहा था ना, एक अंतरण है, एक जो है सर बिल्कुल 5-4 हमने कहा था सर, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 6(3) एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण को, मैं एक चीज स्पष्ट खोल दूं, हम लोगों ने सर अगर एक एपिसोड में चर्चा भी करी थी कि अगर कोई एक ही प्राधिकरण है, जैसे सचिवालय प्रशासन हम ले लें, सचिवालय प्रशासन एक ही है जहां 5-6 जन सूचना अधिकारी हैं,
हम स्वास्थ्य भवन को ले लें, जहां 7-8 जन सूचना अधिकारी हैं, लेकिन एक प्राधिकरण है। तो आयुक्त ये कहता है प्रत्येक विभाग ऐसे कार्य प्राधिकरण में सेंट्रलाइज जन सूचना अधिकारी की व्यवस्था करेंगे। वहां एक जन सूचना अधिकारी है जो मुख्य रूप से सारे पत्रों का संबंधित आवेदक को और संबंधित जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करेगा। अग्रेषण का विषय वस्तु 2 प्रकार है सर। एक तो अगर एक ही विभाग में एक से अधिक जन सूचना अधिकारी हैं, जैसे सर उसमें कई एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक डॉक्टर से संबंधित है, एक क्लर्क से संबंधित, इस तरह से अलग-अलग उन लोगों ने अपने सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं और प्रत्येक सेक्शन के लिए एक-एक जन सूचना अधिकारी उन्होंने नियुक्त कर दिया है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, आयुक्त भी कहता है, लेकिन वह जन सूचना अधिकारी जो सेंट्रलाइज है, उसका दायित्व है वह उनको अग्रेषित करे, लेकिन काउंटिंग यहाँ अंतरण नहीं होगा, यह अग्रेषण होगा। यह अंतरण नहीं हुआ, एक ही प्राधिकरण में एक जन सूचना अधिकारी से दूसरे जन सूचना अधिकारी को जो आवेदन प्रेषित किए जाते हैं वो अग्रेषण का विषय होगा, वह अंतरण का विषय नहीं होगा। जहां अंतरण का विषय नहीं है वहां 30 दिवस आवेदन प्राप्ति से लिया जाएगा। दूसरा अग्रेषण जो हमने कही कि जब 5(3) के अंतर्गत कोई जन सूचना अधिकारी किसी लोक प्राधिकारी को सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में उससे सहायता की अपेक्षा करता है, तो ऐसे स्थिति में भी यह अग्रेषण का विषय वस्तु है, अंतरण का विषय वस्तु नहीं है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।